वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत से निकल कर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान साहब उस वक्त क्या फरमा रहे थे, ये सुनिए। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक और जरा खबरदार करना चाहता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके यहाँ ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सबने मिलकर, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे, वो बाकी भी उधर जा रहे होंगे। अदिल, ये आपका जो वर्ड यूज किया गया वजीर आजम इमरान खान की तरफ से, ये मैसेज आखिरकार किसके लिए है? देखें जी, इसकी तशरीह तो ये की जा रही है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब वाकईतन ये शरीफ खानदान और अपोजिशन के लोगों को ही एड्रेस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये सब जानते हैं, ये इमरान खान को बताने की जरूरत नहीं है कि जो इमरान खान का होम ग्राउंड है वो अपोजिशन में रह के वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म वो कर सकते हैं। उनको अपोजिशन आती है, उनको हुकूमत करनी आती है, नहीं आती है, नहीं आती है, उनको अपोजिशन आती है, ये सबको पता है। तो ये उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी क्यों वो बताएंगे अगर ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये जो कहानियां लिखने वाले हैं, ये जो स्क्रिप्ट लिखते आ रहे हैं कई तजियाकार दानिश्वर पिछले 1 साल से, ये तो हर महीने हुकूमत गिरा के सोते हैं। ये तो कहते हैं बस अब गई, अब नई तारीखें आ रही हैं, ये भी गुजर जाएंगी, देख लीजिएगा फरवरी मार्च के बाद फिर हम आपसे पूछ लेंगे। तो ये उनको एस्टैब्लिशमेंट को सुनाने की जरूरत क्यों पेश? बिल्कुल भी ऐसा कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है, ये हो सकता है कोई डिस्टेंस हो चुका हो, पहले जैसे रिलेशनशिप ना रही हो, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं पक रहा कि हुकूमत जा रही है और ये कह रहे हैं तहरीक में एतमाद लेकर आनी है। तो रोक लेते ना लेजिस्लेशन, ये जो भी हुई है, क्यों नहीं रोक पाए? अभी ये जो सेनेट में ये जो मामला है स्टेट बैंक के बिल वाला, यहां पर ये अपनी ताकत दिखा दें। तो अभी तक कौन सी कामयाबी मुझे बताएं सवाए 1-2 हादसाती कामयाबियों के, जो कौमी असेंबली में इनको 2 बिलों पे सुर्खी का सामना करना पड़ा था। अभी तक पार्लियामान में कौन सी बड़ी कामयाबी है जो अपोजिशन ये बता सकती है कि हमने इनको नीचा दिखाया, हमने इनको जो है वो गिरा दिया? कोई इनके क्रेडिट पे कामयाबी नहीं है। वो अलग बात है कि इनको हुकूमत को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है, खुद इन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा लिया जो अपोजिशन इनको पहुंचाना था। ना तो कोई तहरीक अदम एतमाद आ रही है, ना अपोजिशन में इतनी सलाहियत है, नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी ऐसा कुछ। तो इमरान खान वैसे ही एहतसाब के मामले पर, और जब भी ज़ाहिर है शरीफ खानदान का नाम आता है तो ये उनका वैसी फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर वैसे वो एग्रेसिव हो जाते हैं। और वो खालिस्तान उन्हीं को सुना रहे थे। मेरे ख्याल में ये जो तशरीह की जा रही है, और 99.9% लोग यही तशरीह कर रहे हैं कि ये शायद मैसेज किसी और के लिए था, ये कतन भी किसी और के लिए नहीं था, ये उन्हीं के लिए था जिनको वो बता रहे हैं। और इसमें अच्छा मैं ये बताऊं मारिया कि इसमें कोई शक भी नहीं है कि इमरान खान जो है हुकूमत की बजाय अगर अपोजिशन में हो तो शायद ज्यादा इनको टफ टाइम दे लें, क्योंकि हुकूमत में तो जाहिर है इनकी जो टीम है उसमें जाहिर बड़े मसाइल भी हैं, इनकॉम्पिटेंस के इश्यूज भी हैं, बैड गवर्नेंस भी है, लेकिन वो जिस तरह मैं कहता हूं ना कि इनको कम से कम अपोजिशन करनी आती है। ठीक है, नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान के लिए काफी सख्त और तज़हीक़ामेज़ अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है। वो क्या कह रही थी और कितनी बार उन्होंने तुम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये आप खुद गिन लें। किसको धमकी देते हैं? तुम हो क्या जिसको तुम धमकी दोगे? कल परसों जिस वक्त जिस कुर्सी पर बैठकर तुम ये धमकी देते हो, जब वहां से उतरे तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे झूठे इल्जामात के बावजूद सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आए। तुम अदलिया को कल धमकियां देते रहे वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर, तुम अदारों को धमकी देते रहे, तुम पार्लियामान को धमकी देते रहे, और तुमने तो तुम्हारे झूठे इल्जामात और तुम्हारे क्या कर सकते हो? तुम इतने नलायक हो, तुम इतने नाअहल हो, ये मेडिकली फिट ही नहीं है,
ये मेडिकली फिट ही शख्स नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारी जुर्रत क्या है? तुम कहते हो तुम बताओ, तुम्हें बताओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने और तुम्हारी औकात क्या है? तुम नालायक हो। सिद्दीक, इसको आप खुद ही इलैबोरेट कर लें। देखिए, इनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि कल इमरान खान साहब तवील अरसे बाद जो टीवी पर आए और उन्होंने इंतहाई पुरएतमाद तरीके से महंगाई के ऊपर बात की, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की, अदलिया के हवाले से बात की, एहतसाब पे बात की, अपोजिशन को ललकारा। और कल इमरान खान साहब का जिसने भी वो पूरा सेशन देखा है उसको एक बात तो यकीन हो गया होगा कि ना इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, ना अपोजिशन को लॉन्ग मार्च करने जा रही है, ना इमरान खान की हुकूमत घर जा रही है, ना इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही है, ना ही कोई इनको एनआरओ मिल रहा है। तो ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है सारी। और कल जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया लोगों को, मेरा ख्याल है कि जो भी सुनेगा उसको समझ आएगी। जैसे उन्होंने बताया कि अमेरिका में, यूके में, बड़े बड़े मुल्कों में महंगाई के कहीं 40 साल, कहीं 50 साल, कहीं 60-70 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। 100 साल के सबसे बड़ा बहरान है ये कोविड की वजह से। पाकिस्तान ने किस तरह से इसके ऊपर काबू पाया, एक एक चीज को उन्होंने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। और अगर आप कल से पहले का देखें, जो माहौल बना हुआ था वो काफी तब्दील हुआ है। और फिर इमरान खान साहब का जो कल जो मुखातिब था वो सबसे ज्यादा उनका जो कोर वर्कर है वो था, क्योंकि उनका कोर वर्कर तो यही सुनना चाहता है जो इमरान खान साहब ने कहा, जो आपने अदील विधायक साहब से भी सवाल किया, वो इनको सुना रहे थे कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम आ जाओगे और तुमने जितना मेरे खिलाफ सड़कों के ऊपर किया है। हसन निसार साहब कहते हैं कि इमरान खान 11 गुना लगा के इनसे बदला लेगा। इमरान खान साहब ने बेसिकली इनको सुनाया है कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम इन्हें चेंज कर लोगे, कर लो, आ जाओ, लेकिन फिर मुझे भी जानते हो, फिर मैं जितना तुमने मेरे साथ किया से ज्यादा मैं करूंगा। और इसमें तो किसी को कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त अगर कोई एक पॉलिटिकल लीडर ऐसा है जिसके पास स्टेट पावर है तो वो इमरान खान साहब है, जो पूरे पाकिस्तान में लोग निकाल सकते हैं। इस वक्त आप देखें, जीबी में, आजाद कश्मीर में, चारों सूबों में अगर किसी की प्रेजेंस है तो इमरान खान की पार्टी है, तहरीक इंसाफ है। बाकी तो सारे देखें, कोई सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन गई है, कोई सिर्फ अंदरूनी सिंध तक महदूद है, सिर्फ इमरान खान है। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। उस फ्रस्ट्रेशन में ये सारी बात कर रही थी। एक और वजह फ्रस्ट्रेशन की, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में घेरा तंग, उनके केसेस नैब में फोकस कर लिया इमरान खान साहब ने। टीटीज और ये फेक अकाउंट्स वाला और ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस एफआई ने फोकस कर लिया। लंदन में नवाज शरीफ साहब के घेरा तंग, नवाज शरीफ ने वापस आना कोई नहीं है। एक इमरान खान हर महाज पे इनको टफ टाइम देने जा रहे हैं और मैंने आपको बताया नया शिकंजा तैयार हो रहा है। फिर इनको सड़कों पर शिकस्त हुई, इनको पार्लियामेंट में शिकस्त हुई, इनको हर महाज पे शिकस्त हुई। इनको कहीं से सुख का सांस नहीं आ रहा, इनको कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, इनको डील नहीं मिल रही, इनको डील नहीं मिल रही। लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन अपने अकॉर्डिंग चल रही है, वो ना जेलों में है ना कहीं और है। वजीर आजम इमरान खान साहब या उनकी पार्टी एहतसाब देने में तो नाकाम हुई है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब का जो शिकवा है ना शहजाद अकबर साहब के साथ, वो ये नहीं है कि क्यों तुम ये एग्जीक्यूट नहीं, मसला ये है आप गलत बयानियां क्यों करते रहे आपने, और फिर आपकी जो कोशिश काबिश होनी चाहिए वो नजर ही नहीं आई कहीं पे। और सबसे बड़ा जो इमरान खान को गुस्सा है, मैं आपको बता दूं, एक तो ये जो इनके ऊपर एलएनजी और पेट्रोलियम वाला मामला है ना ये, और दूसरा देखें शहबाज शरीफ साहब के बयान हल्फी वाला मामला, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले वाला मामला, इन्होंने आज तक प्राइम मिनिस्टर को बताया ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। ये तो फवाद चौधरी साहब ने मशवरा दिया और उसके बाद अटॉर्नी जनरल को इमरान खान साहब ने टास्क दिया, और जिस तरह से अटॉर्नी जनरल उस मामले को लेकर चल रहे हैं तो वो तो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं काम तो शहजाद अकबर साहब आपका था, आपने तो आज तक एक लफ्ज नहीं बोला इसके ऊपर। ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं। अदील, आप क्या समझते हैं जो मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तो सियासी और इखलाकी एतबार से देखें तो आप क्या इस पे समझते हैं? दूसरा ये कि सदारती निजाम के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी, वजीर आजम ने उस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये कहा जा रहा है कि वजीर आजम साहब ने उस पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, और तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ इसकी हामी है और इमरान खान साहब शायद इस मामले के पीछे हैं। पहले तो मैं ये चीज वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान में किसी भी सतह पर, किसी भी पॉलिसी मेकिंग की सतह पर सदारती निजाम लाने के हवाले से कोई भी चीज अंडर कंसिडरेशन नहीं है। ये ख्वाहिश जरूर है। ये ख्वाहिश कौन लोग कर रहे हैं? जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जो इस निजाम से तवक्कुआत लगाए बैठे थे, जो ये कह रहे हैं, और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है जो ये समझते हैं, बल्कि सदारती भी नहीं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है इस्लामी सदारती निजाम लाया जाए, इस्लामिक जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये लाया जाए। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनको देखना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया की हद तक तो ये चीजें जो हैं अच्छी लगती हैं, और ये एक आइडियल बात की जाती है जी, निजाम तब्दील होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, निजाम की तब्दीली की बड़ी गुंजाइश भी है। लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है, ना तो उसका इस निजाम की तब्दीली में कोई इंटरेस्ट है, बल्कि अपोजिशन ने इस पे अपनी लाइन ले ली है। उन्होंने करारदाद भी जमा करा दी कौमी असेंबली में,
اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ظاہر ہے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ڈیسیژن لینا ہے. اگر حکومت نے یہ ڈیسیژن لینا ہے تو لوگ اس کو پاکستان تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کو کوئی فیور کرتے نظر نہیں آ رہے. عدیل بڑائی صاحب آپ کی گفتگو سن کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے کل صدام کی بالکل مخالفت کر دیا, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پھر صدارتی نظام کی حمایت کر دیتے. نہیں تو وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں ایز اے وزیر اعظم, تو وہ کیسے ہی بات کہہ سکتے ہیں؟ اگر آنا ہے تو یہ ایسے تو نہیں آئے گا کہ وزیر اعظم کسی کالر کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ جی صدارتی نظام آ رہا ہے. دیکھیں شاہ فرمان صاحب بھی تو فرما رہے ہیں نا کہ یہ نظام جو صدارتی نظام ہے وہ اچھا ہے. کہ جب سے عمران خان صاحب حکومت میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی ان کی سپیچ مجھے صدیق جان صاحب یا ماریا آپ لا کر دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ نہیں جی یہ پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا. ایک سپیچ لا کر دکھا دیں. آپ بھی دکھا دیں جہاں انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے صدارتی تو اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی نا. تو یعنی جب انہوں نے اس کی دیکھیں نظام پاکستان میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, پاکستان میں اس وقت صدارتی نظام لانے کے حوالے سے کسی بھی سطح پر کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں ہو رہی. یہ نظام اگر تبدیل کرنا ہے تو یہ پارلیمان نے کرنا ہے, اور پارلیمنٹ اس حوالے سے واضح طور پر جو بڑی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں موجود وہ اپنی پوزیشن واضح کر چکی ہیں. اس ملک کی عدالتیں اس پر اپنی رائے دے چکی ہیں. پٹیشنز پر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ دے چکی ہے. آپ بھی کمرہ عدالت میں تھے, میں بھی کمرہ عدالت میں تھا. وہاں پر کیا جج صاحبان کے جناب جسٹس عمر بندیال صاحب کے ریمارکس آئے وہ آپ نے سن رکھے ہیں. یہ بہت سے لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے یہ جی حکومت کو کوئی ریسکیو کرنے کے لیے بھی ایک ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی یہ ناکام ہو گئے, اس نظام میں ڈیلیور نہیں کر پائے, شاید صدارتی نظام آ جائے تو عمران خان صاحب ڈیلیور کر لیں. اگر انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے تو اسی نظام میں رہ کر ڈیلیور کرنا ہوگا. اس نظام میں ڈیلیور نہیں ہو سکتا, اور یہ ایک الگ بحث ہے. اس نظام میں ایسا کیا ہوگا؟ چہرے تو وہی ہیں, لوگ تو وہی کام کرنے والے ہیں, کوئی انسان بدلے گا تو شاید کوئی چیز بدلے گی نا. اس میں بلیک میلنگ نہیں ہوگی, اس میں آپ کو ایک ایک ووٹ کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے, اس کے لیے آپ کو اصلاحات میں اتنی زیادہ ریزسٹنس نہیں ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں بڑائی صاحب, جڑواں شہروں میں ایک جگہ ایسی ضرور ہے جہاں پہ یہ بات چیت جاری ہے. صدارتی نظام کون ہے, کون کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ سے زیادہ سپریم کورٹ کون ہے؟ پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے, آئین کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. مشرف جیسا عامر بھی اگر آیا تھا, ٹھیک ہے پرویز مشرف نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس کو آئین کے شیلٹر کے نیچے ہی پرویز مشرف کو آ کے کام کرنا پڑا. انہی لوگوں کی اپنی گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے انہیں اسی پارلیمنٹ کا سہارا لینا پڑا, انہی عدالتوں کا سہارا لینا پڑا. تو آپ یہ بات دیکھیں صدیق جان صاحب, آپ آئین اور قانون کو جو ہے رپورٹ کرتے ہیں, آپ سے کم از کم ایسی بات نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ اور حکومت اگر نہیں سوچ رہی تو کوئی اور سوچ رہا ہے, کوئی اور سوچ کر کیسے نظام تبدیل کرے گا؟ بڑائی صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ جو یہ بات کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا, اس سے پہلے بھی جو چیزیں ہوئی عدالتوں نے اس کو ویلیڈیٹ کیا نا, نہیں کیا کیا؟ ٹھیک ہے, ماضی میں آپ ہی کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ 90 کی دہائی نہیں ہے. آپ یہ دونوں سسٹمز ہیں, ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے, ایک پریزیڈنشل سسٹم ہے, دونوں کے اپنے اپنے پروز ہیں. سسٹم جیسا بھی ہو اندر سے لوگوں کا کام کرنے کا انداز میٹر کرتا ہے. اس پہ ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے ہم کہ کون سا سسٹم زیادہ بہتر ہے, اور خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی جب بات کی جاتی ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کیا سوٹیبل رہتا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن ہے.